Hello everyone. So in the previous session we have completed with the additional depreciation and in case so in the power generating unit is sold तो कौन से तीन कॉन्सेप्ट अपने पढ़े थे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज एंड कैपिटल गेन। आज नया टॉपिक लेते हैं और वो नया टॉपिक बोलता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस के बारे में। ये एक और एडिशनल डिडक्शन है जो आपको करने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस कब दिया जाता है? अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी तो आपको ये अलाउंस का डिडक्शन दिया जाएगा, मतलब आपको ये डिडक्ट करने को दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस का सेक्शन आता है सेक्शन 32D। इन्वेस्टमेंट अलाउंस किसको मिलेगा? ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है? नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ द वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड बिहार। इसके कोई भी नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के अंदर अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होती है तो उसको क्या मिलेगा? इन्वेस्टमेंट अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप कब मिलेगा ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस का बेनिफिट? आपको नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है। मैडम नई प्लांट एंड मशीनरी मतलब कोई भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन में इन एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी डिफाइन करी गई थी, सेम इन एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी यहाँ भी है। मतलब अगर उस प्लांट एंड मशीनरी को अगर आपने खरीदा तो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आप कोई भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो और आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जो कि कहाँ पर आप जो कहाँ पर काम कर रही है? नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ द आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड बिहार, तो आपको ये डेप्रिसिएशन, आपको ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल जाएगा। इन एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी अपन ने वहाँ क्या पढ़ा है कि मतलब अगर आपने शिप खरीदा है तो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। अगर आपने एयरक्राफ्ट खरीदा है आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल खरीदा है आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया था फोर्क लिफ्ट ट्रक्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे ट्रक्स होते हैं जो कि फैक्ट्री के अंदर ही सामान को इधर उधर ले जाने के लिए अपन एक स्पेशल टाइप अपन व्हीकल होता है। और ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कोई भी एज एन व्हीकल डिफाइंड नहीं है फोर्क लिफ्ट ट्रक, तो इसको आप व्हीकल नहीं मानोगे। और इसके अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करा है तो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद आप जो भी प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो वो प्लांट एंड मशीनरी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे कोई भी असेट नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर आपने 100% ऑफ एन एक्चुअल कॉस्ट क्या क्लेम करके रख लिया हो। डिडक्शन पहले प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर 100% ऑफ एन एक्चुअल कॉस्ट का डिडक्शन लेके रख लिया हो। या फिर मशीनरी अगर आप इंस्टॉल करते हो किसी भी ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर या गेस्ट हाउस के अंदर या रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के अंदर, तो आपको ऐसी किसी भी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ये डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं दिया जाएगा। कौन कौन से शिप खरीदते हो, कोई भी एयरक्राफ्ट खरीदते हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल खरीदते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप असेट जिसके ऊपर 100% ऑफ देन एक्चुअल कॉस्ट अलाउ हो चुका है एज एन डिडक्शन तो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। और अगर कोई भी मशीनरी इंस्टॉल करिए अपने ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर या किसी भी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के अंदर तो आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? इसमें 15% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच न्यू प्लांट एंड मशीनरी, जो भी नई प्लांट एंड मशीनरी आपने अक्वायर एंड इंस्टॉल करी है उसके ऊपर आपको 15% का डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर कोई भी पुट टू यूज जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मतलब 180 दिन से कम भी अगर आपने असेट को यूज किया, 180 दिन से कम भी अगर आप असेट को यूज करते हो तो भी आप बिल्कुल पूरा 15% डिडक्शन ले सकते हो या आपको रेट को हाफ करने की कोई ज़रूरत नहीं आती है। लॉक इन पीरियड क्या कहता है? लॉक इन पीरियड बोलता है कि जब भी आप ये नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो तो आपको इस नई प्लांट एंड मशीनरी को कम से कम 5 साल तक के लिए रख के रखना है, फिर ही आप इस प्लांट एंड मशीनरी को बेच सकते हो। 5 साल से पहले आप इस असेट को बेच नहीं सकते हो, इस न्यू प्लांट एंड मशीनरी को बेच नहीं सकते हो। 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंस्टॉलेशन आप इस असेट को बेच नहीं सकते हो। बेच दिया तो क्या? बेच दिया तो आप जिस भी साल में इसको बेच रहे हो उसका सेल कंसिडरेशन आपका क्या बन जाएगा? नहीं, अगर जिस भी साल में आप बेच रहे हो तो कैपिटल गेन तो लगेगा, जो भी अपन असेट को बेच रहे हो कैपिटल गेन लगता है वो तो लगेगा, प्लस जो भी डिडक्शन आपने क्लेम कर लिया है 15% ऑफ एन एक्चुअल कॉस्ट वाला पहले जो कि आपने P&L के डेबिट में डाल दिया है
उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब जितना भी 15% ऑफ एन एक्चुअल कॉस्ट जो आपने डिडक्शन लिया है वो आपकी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी इन द ईयर इन विच द असेट इज सोल्ड, एक्सेप्शन टू लॉक इन पीरियड। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मेरी एक फर्म थी, वो अमालगमेशन या डी मर्जर की वजह से कोई भी असेट को ट्रांसफर करना पड़ रहा है, या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मुझे मेरा असेट ट्रांसफर करना पड़ रहा है, तो उस केस के अंदर तो फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि यार असेट ट्रांसफर हो गया, लॉग इन पीरियड हट गया, इसको तो क्या बना दो, इनकम बना दो। नहीं, अमालगमेशन हो रहा है, डी मर्जर हो रहा है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से असेट को ट्रांसफर करना पड़ रहा है, तो इट्स वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो इसको ट्रांसफर। अमालगमेशन और डी मर्जर के अंदर लॉक इन पीरियड फिर कैसे अप्लाई करेगा, पहले वाली कंपनी ने 3 साल इसको अभी तक रिटेन करके रख दिया है, तो अब नई वाली कंपनी को 5 साल रिटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब नई वाली कंपनी 2 साल भी रिटेन करके रख देगी, तो मान लिया जाएगा 5 साल का लॉक इन पीरियड बन गया, पूरा हो गया। मतलब क्या, अमालगमेटिंग कंपनी ने इसको कितने साल के लिए होल्ड करके रख लिया, 3 साल के लिए। अमालगमेटेड कंपनी ने इसको कितने साल के लिए होल्ड करके रख लिया, अब अमालगमेटेड कंपनी को इसको कितने साल के लिए होल्ड करके रखना है, 2 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए इसने होल्ड करके रख लिया तो मान लेंगे कि भाई 5 साल का लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो गया है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाले क्या है कि ये डिडक्शन इज इन एडिशन टू एन डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन, मतलब आपको डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, प्लस इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी मिलेगा। लेकिन आपको इस इन्वेस्टमेंट अलाउंस को ब्लॉक ऑफ द असेट में से माइनस नहीं करना है। जब भी आप निकालते हो ना, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि यहाँ जो भी ब्लॉक में से है, यहाँ ब्लॉक में से क्या माइनस होता है, सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस होता है। मैंने यहाँ पर मैंने कभी भी आपको बोला कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस माइनस करना है, तो यहाँ मैंने कभी बोला आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस माइनस करना है, नहीं। तो यहाँ आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन ही माइनस करना है, ये डेप्रिसिएशन दोनों माइनस करने हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है और नॉर्मल भी। लेकिन इन्वेस्टमेंट अलाउंस को आपको सिर्फ क्या करना है, P&L के डेबिट में डालना है। आपको इससे असेट की वैल्यू को कम करने की जरूरत नहीं है। मतलब असेट की तो वही वैल्यू रहेगी, प्लस आपको P&L के डेबिट में एडिशनल खर्चा डेप्रिसिएशन के अलावा भी क्लेम करने को दिया जाएगा, वो होता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस। अब अगर लॉजिकली सोचो ना, तो ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस ये जो हमारे असेसी पढ़ रहे हैं ना, हम असेसी एलिजिबल असेसी जहाँ लिखा है बनने एनी असेसी सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो सीधी सी बात करो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो जिस भी केस के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको 35% से कैलकुलेट करने की नौबत आ रही है ना, उसी केस के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा 15% से। बाकी अगर 20% से भी अगर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो ना, उस केस के अंदर इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल ही नहीं सकता है, सीधी सी बात है। क्योंकि देखो यहाँ पर एलिजिबल असेसी क्या बोल रहा है, एनी असेसी सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन अ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार ऑन और आफ्टर 1/4/2014। और अपन ने एडिशनल डेप्रिसिएशन जब पढ़ा था, सेम यही असेसी को जो भी हमारी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अरे एक सेकेंड, तो इसी को हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी अपन ने 2 रेट्स पढ़ी थी, 20% और 35%। तो जो भी 20% वाली रेट पढ़ी थी ना अपन ने, वो तो नॉर्मल असेसी को थी, और 35% की इसको थी जो भी नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के अंदर क्या सेटअप करके रखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करके रखा है, तो उसको ही 35% से मिलता था। और जिसको 35% से मिलता है ना डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, उसको ही इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता है। क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान रखना, बाकी ईजी रहेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको। फिर तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस को पूरा मोटा मोटे तौर पे देख ले, तो सीधी सी ये बात बोलता है कि अगर आप कोई भी असेसी हो जिसने क्या सेटअप करके रखा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करके रखा है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने कहाँ पे सेटअप करके रखा है, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ द वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या बिहार, कब, ऑन आफ्टर 1/4/2015 के बाद। अगर आपने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है। नई प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या, वो शिप नहीं होना चाहिए, वो एयरक्राफ्ट नहीं होना चाहिए, वो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल नहीं होना चाहिए, प्लस फॉकलिफ्ट ट्रक हुआ तो उसके ऊपर आपको मिलेगा बिल्कुल इन्वेस्टमेंट अलाउंस। उसके बाद
सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर हम आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं देंगे। उसके बाद असेट है जिसके ऊपर आपने 100% डिडक्शन पहले ही ले लिया है, अब क्या 15 के लिए रो रहे हो, आपको पूरा 100% डिडक्शन दे दिया है, अब क्यों 15% का डिडक्शन चाहिए आपको। फिर ऐसी कोई भी मशीनरी जिसके ऊपर जो कि आपने कहाँ पे इंस्टॉल करी है, ऑफिस प्रीमाइसेस या रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए, भाई हमने तुमको इन्वेस्टमेंट अलाउंस क्यों दिया है, मैन्युफैक्चरर हो आप इसलिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग करोगे, आप तो ऑफिस में एसी लगा के सोते रहो फिर, ऐसे है ना। तो ऑफिस के या रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए अगर कोई भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो हम आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस देने ही नहीं है। फिर उसके बाद ये कितना देंगे आपको, 15% ऑफ एन एक्चुअल कॉस्ट दिया जाएगा। लॉक इन पीरियड आपको ये एसेट कम से कम 5 साल के लिए रखना है, अगर आपने 5 साल में बेचा तो जो भी 15% का डिडक्शन आपने पहले डेबिट किया है PNL के, उसको आपको वापस क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब ये जिस भी साल आप बेचोगे उस साल में क्या होगा, ये उस साल की इनकम बन जाएगी, जो भी आपने 15% का डिडक्शन पहले क्लेम करके रखा है। कैपिटल गेन तो लगेगा भाई साहब, वो उसका अलग से ही लगेगा, है ना। फिर उसके बाद लेकिन अगर आप अमालगमेशन, डी मर्जर या फिर क्या कहते हैं बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से एसेट ट्रांसफर कर रहे हो तो ठीक है ना भाई, तो करना ही पड़ेगा एसेट ट्रांसफर, ये तो नहीं करोगे नहीं 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 यार इस पर हमने इन्वेस्टमेंट अलाउंस क्लेम करके रख लिया है, अब हम ये ट्रांसफर कर देंगे तो इनकम बच जाएगी, ये तो लॉजिकली सही नहीं है। करेक्ट, नई कंपनी इसको यूज़ करनी चाहिए, प्लस नई कंपनी उसको फॉर द बैलेंस पीरियड ऑफ अ टाइम रिटेन करके रख लेनी चाहिए। मतलब अगर हमारी पुरानी कंपनी ने उसको 3 साल तक के लिए होल्ड करके रखा है तो हमारी नए एसएससी को उसको 2 साल के लिए होल्ड करके रख लेना है ना, बस 5 साल का पीरियड पूरा करना है। इसको आप सिर्फ PNL के डेबिट में डालोगे, इसको आप कभी भी WDV में से लेस नहीं करोगे, और 50% भूल कर भी मत करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुट टू यूज भले 180 दिन से कम हुआ, उस केस के अंदर भी आपको ये पूरा 15% की रेट अलाउ होगी, है ना।